हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 का जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का फुल सोल्यूशन दिया गया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो कि पार्ट 2 होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का फुल सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। फ्रेंड्स, 2018, 2019 और 2020 का भी जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर आपके लिए सॉल्व किया गया है, जिसे आप ऊपर आई बटन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको साइंटिस्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उन साइंटिस्ट का क्या अचीवमेंट है या फिर क्या इन्वेंशन है वो दिया गया है, आपको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहले ऑप्शन है थॉमसन। थॉमसन ब्रिटिश मिलिट्री इंजीनियर था। जब वो कैनन मीन्स तोप का यूज कर रहा था तो उसने ये नोटिस किया कि फायर करते टाइम हीट जनरेट हो रही है। उसी को ऑब्जर्व करके थॉमसन ने वर्क डन और हीट के बीच में रिलेशन बताया। तभी से आपका सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ। तो ए का हमारा 1 से मैच हो गया। फिर बी, जेम्स पी जूल। जेम्स पी जूल ब्रिटिश फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हीट के नेचर के बारे में स्टडी किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया, जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो बी का हमारा किससे मैच हो गया? बी का 4। अगर हम जूल्स एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो क्या है? सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल वर्क ट्रांसफर। मीन्स अगर हम डेल्टा डब्ल्यू सम ऑफ ऑल वर्क ट्रांसफर साइकिल का ये इक्वल टू किसके होता है? जे इंटू सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर साइकिल, जहाँ पे जे क्या है? वो जूल्स इक्विवेलेंट है। ठीक है फ्रेंड। जूल साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटॉन साइकिल। और रिवर्स जूल साइकिल का क्या नाम है? रिवर्स ब्रिटॉन साइकिल। फिर उसके बाद सी, मैक्स प्लांक। प्लांक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने लाइट के एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया, मेनली किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सी का हमारा किससे मैच हो गया? 3 से, दी एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। फिर ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, ये जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को खोजा और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या? जिसे हम हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ए का हमारा किससे मैच हुआ? ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 3 से और डी का 2 से। मीन्स 1 4 3 2। अब हम आंसर देख लेंगे। 1 4 3 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएनईपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। ठीक है फ्रेंड। यूएनईपी वर्ल्ड के जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। यूएनईपी के अकॉर्डिंग ये चारों ही क्या है? एयर पोल्यूशन के मेजर कंपोनेंट्स। इन चारों के अलावा अगर हम देखें तो एनओ, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन और लेड भी इसमें क्या है? इन्वॉल्व है। तो हम देख लेंगे हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट कोल। ठीक है फ्रेंड। अगर हम कोल की बात करें तो मेनली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले एंथ्रेसाइट, ये हार्ड कोल होता है, हार्ड कोल। इसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है? 80 to 95। ये बेस्ट क्वालिटी का कार्बन होता है और इंडिया में कहाँ मिलता है? कारगिल में। ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद अगर हम बिटुमिनस की बात करेंगे तो बिटुमिनस को हम सॉफ्ट कोल कहते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड। सॉफ्ट कोल कहते हैं। इसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है? 60 to 80%। और बिटुमिनस कोल ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया में। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या? लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल भी कहते हैं, ब्राउन कोल।
और इसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है 40 to 55%, और ये कार्बन की सबसे लो ग्रेड होती है, ठीक है फ्रेंड। और मैग्नेटाइट तो आयरन का होता है, ठीक है फ्रेंड, तो ये तो कैंसिल ही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, B2 मिनरल, इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पेयर रिगार्डिंग द रीजनल बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, बायो मतलब लाइव होता है और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। लाइफ में क्या क्या आएगा, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है रिचनेस। रिचनेस का मतलब क्या होता है, रिचनेस का मतलब अगर हम बायोडाइवर्सिटी के टर्म में देखें तो क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस को मेनली 3 टाइप में बांटा गया है, अल्फा, बीटा और गामा रिचनेस। पॉइंट रिचनेस अल्फा रिचनेस का ही नाम होता है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले अल्फा रिचनेस, इसमें क्या होता है, इसमें स्पीसीज की डाइवर्सिटी एक कम्युनिटी में रहती है, वो भी एक होमोजीनियस रीजन मीन्स स्मॉल स्केल में। लेकिन आपको स्टेटमेंट में हेट्रोजीनियस रीजन दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड। अगर हम अल्फा रिचनेस का एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, या तो फॉरेस्ट होगा या तो ग्रासलैंड, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद बीटा रिचनेस, इसमें क्या होता है, इसमें स्पीसीज की डाइवर्सिटी 2 कम्युनिटी या 2 इकोसिस्टम के बीच में होती है, वो भी एक लार्ज स्केल पे। अल्फा में एक इकोसिस्टम रहता है और बीटा में 2, ठीक है फ्रेंड। एग्जाम्पल क्या होगा, फॉरेस्ट और रिवर के बीच का एरिया। तो इसके बाद ऑप्शन डी, गामा रिचनेस, इसमें क्या होता है, इसमें वेरी लार्ज स्केल पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है, जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं और उनके बीच में कंपेयर किया जाता है। तो अल्फा में 1 है, बीटा में 2 है और गामा में बहुत सारे मैनी इकोसिस्टम, ठीक है फ्रेंड। अगर हम फिगर की बात करें तो आप फिगर देख सकते हैं कि अल्फा है, फिर अल्फा 2 अल्फा के बीच में बीटा आ जाएगा, और अगर हम अल्फा बीटा को कंबाइन कर दें तो गामा रिचनेस आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। और गामा रिचनेस का एग्जांपल क्या होगा, फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन तक जितना भी एरिया आएगा वो सब किस में आ जाएगा, गामा रिचनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली लिंक टू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एजेंडा 2030 भी कहते हैं, जिसमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए 17 गोल्स बनाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर हम एनर्जी सर्विसेज की बात करें तो एनर्जी सर्विसेज का पॉवर्टी और विमेन से डायरेक्ट लिंक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, डिफॉरेस्टेशन, तो इसका कोई मतलब नहीं एनर्जी सर्विसेज में, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर हम एनर्जी सर्विसेज को इम्प्रूव करें तो उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और विमेन को टाइम मिलेगा किसके लिए, दूसरी इकोनॉमिक सर्विसेज को करने के लिए, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, पहले चूल्हे में खाना बनता था, उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, फिर उसके बाद क्या आया, LPG, एनर्जी सर्विसेज और इम्प्रूव हो गई। फिर उसके बाद क्या आया, इंडक्शन, उसमें और कम टाइम लगता है। तो जो टाइम बच रहा है उसमें विमेन दूसरे कामों को कर सकती हैं और अपना जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हैं, जिससे कि क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेंगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, और उससे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी और पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। अगर इनकम जनरेट होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किससे पड़ता है, लाइफ स्टाइल पे। लाइफ स्टाइल भी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सब फैक्ट्स आप अच्छे से देख लीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 1, 2 और 3 ये करेक्ट है और ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों को करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको टाइप ऑफ लेक्स दी गई है और लिस्ट 2 में वो लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले ए, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स, ये क्या होती है, ये एक ऐसी वाटर बॉडी है जिसमें प्रोडक्टिविटी रिलेटिवली लो रहती है क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट कम रहता है। तो ए का हमारा 3 से मैच हो जाएगा, लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, इसलिए इस लेक का पानी पीने लायक होता है, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉफिक लेक्स, इसे हम ह्यूमिक लेक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें
ह्यूमिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, इसलिए पीएच वैल्यू कितनी होती है 4 से 6 मीन्स लो। तो बी का 2 से मैच हो गया, लो पीएच एंड हाई ह्यूमिक एसिड कंटेंट। ठीक है फ्रेंड। फिर सी मेरोमेक्टिक लेक्स। अगर हम लेक्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट वाटर लेयर होती हैं जो कि टाइम टू टाइम मिक्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर हम मेरोमेक्टिक लेक्स की बात करेंगे तो उसमें जो लेयर्स होती हैं वो मिक्स नहीं होती हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरोमेक्टिक लेक्स में जो वाटर लेयर होती है वो मिक्स नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड। और जनरली हम देखें तो मेरोमेक्टिक लेक्स में 3 लेयर होती हैं, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। बीच वाली लेयर की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड। तो इसका हम देख लेंगे, इसका हमारा सी का 4 देखिए, रिच इन सॉल्ट्स एंड परमानेंटली स्टार्टिफाइड। स्टार्टिफाइड का मतलब क्या होता है, स्टेबल लेयरिंग। स्टेबल लेयरिंग मीन्स मिक्स नहीं होती है। अगर लेयर स्टेबल है तो उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन और मिनरल सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे तो वाटर बॉडी में लाइफ कम होगी, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ऑप्शन डी इम्पाउंडमेंट्स। ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड वाटर बॉडी होती है जैसे कि डैम। तो डी का 1 से मैच हो गया। मीन्स अगर हम ए की बात करें तो ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 4 है और डी का 1। तो हम ऑप्शन देख लेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 27 प्रिंसिपल इशूड एट द रियो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो 92 ये है क्या, 1992 में ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो शहर में एक समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, जिसमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से रिलेटेड टोटल 27 प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। उन 27 प्रिंसिपल्स में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इंक्लूड है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, राइट टू सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, ये उसमें इंक्लूड नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये आप अपने स्क्रीन पे टोटल 27 प्रिंसिपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। सबसे पहले आप ये जानें कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये होता क्या है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब है कि एसएफसी मीन्स स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मेन मोटो क्या है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है फ्रेंड। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन देख लेंगे। पहला क्या है, द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड नॉन टर्म लोन्स फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड अदर मूवेबल एसेट। ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड। अगर हमारा 1 रॉन्ग हो गया तो हम ऑप्शन देख लेंगे, जिस जिस ऑप्शन में 1 होगा वो सारे रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए, ऑप्शन ए में 1 है, ये रॉन्ग। ऑप्शन सी में भी 1 है, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी में भी 1 है, ये भी रॉन्ग। तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर यूनिट्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ये होता है क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल स्टेट या फिर स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन होता है, जहाँ पर प्लांट, मटेरियल, मशीनरी और इक्विपमेंट को इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई कस्टम ड्यूटी पेड नहीं करना पड़ता। इसलिए इस प्रोसेसिंग जोन को हम क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड जोन। ठीक है फ्रेंड। अब हम स्टेटमेंट देख लेंगे। पहला क्या है, डेवलप्ड प्लॉट्स ऑब्लिक रेडी बिल्डिंग्स टू सूट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड, ये हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है, सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स अलाउड टू बी एक्सपोर्ट, क्योंकि इस जोन में क्वालिटी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है, तो सेकंड हैंड कैपिटल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो हमारा 2 रॉन्ग है। फिर थर्ड क्या है,
फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 100% परमिसिबल, ये भी करेक्ट है। 4 क्या है, एश्योर्ड पावर सप्लाई प्रेफरेंशियल पावर कनेक्शन, ये भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब सेकंड हमारा रॉन्ग है, बाकी तीनों क्या है, करेक्ट है। तो हम करेक्ट आंसर देख लेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि जिस जिस ऑप्शन में 2 है वो सारे ही क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता क्या है, इसमें प्रोजेक्ट के जितने भी वर्क एलिमेंट है उनको लॉजिकली हम क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं और एक हायरार्की तैयार करते हैं। फिर इस हायरार्की को हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड। जो सबसे लोवेस्ट का वर्क एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क पैकेज, वर्क पैकेज। ठीक है फ्रेंड। ओबीएस में जो स्टेप होते हैं वो डिटेल में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, वो हाई होती है। ठीक है फ्रेंड। और अगर हम इसके मेन एम की बात करें तो इसका मेन एम ये है कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना और मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने को फोकस करना। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन देख लेंगे, टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू समराइज ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वर्क परफॉर्मेंस, ये करेक्ट है जैसा कि आपको बताया गया है। फिर सेकंड क्या है, बी क्या है, डू नॉट टाई द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टू कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, ये हमारा रॉन्ग है, टाई होता है। ठीक है फ्रेंड। तो बी हमारा रॉन्ग हो गया, ये इसका पर्पस नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप कोटलर आर्गूज द 4 P's which represent the seller's thinking more than buyer's thinking can be translated into the 4 C's. Match the following. यहाँ पे 4 P's ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग है और यहाँ पे 4 C's और मार्केटिंग प्लानिंग। 4 P का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और 4 C's का मतलब क्या होता है, कस्टमर कम्युनिकेशन, कस्टमर वैल्यू, कस्टमर कॉस्ट और कस्टमर कन्वीनियंस। अगर हम फिलिप कोटलर की बात करें तो उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहा जाता है, जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन किया। इन्होंने 4 P's और 4 C's के बीच में एक रिलेशनशिप दिया। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो किससे मैच होगा, कस्टमर वैल्यू से, तो ए का 2। प्राइस की बात करेंगे तो कस्टमर कॉस्ट, बी का 3। प्लेस की बात करेंगे तो कस्टमर कन्वीनियंस, सी का 4। और अगर प्रमोशन की बात करेंगे तो कस्टमर कम्युनिकेशन, डी का 1। तो ए का किससे मैच हुआ, 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से और डी का 1, ये हमारा करेक्टली मैच हो गया। अब हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स क्लासिफाइज बिजनेस इन 4 कैटेगरीज एज स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th वन। दी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स को हम बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक प्लानिंग टूल है जिसका यूज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट की किसी पर्टिकुलर मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है और क्या ग्रोथ होगा वो चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसमें यूनिट्स का ऑब्जर्वेशन करने के लिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है, स्टार। स्टार में हाई मार्केट ग्रोथ रेट होता है और हाई रिलेटिव मार्केट शेयर होता है। दूसरी कैटेगरी क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है, हाई मार्केट ग्रोथ रेट और लो रिलेटिव मार्केट शेयर। तीसरा क्या है, कैश काउस। इसमें क्या होता है, लो मार्केट ग्रोथ रेट होता है और हाई रिलेटिव मार्केट वैल्यूज। और 4 कैटेगरी जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा वो क्या होता है, डॉग्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डॉग्स में क्या होता है, लो मार्केट ग्रोथ रेट और लो रिलेटिव मार्केट शेयर। तो ये चारों कैटेगरी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड एज वर्थवाइल कीपिंग द प्रिंसिपल नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, दी पे बैक पीरियड लेस देन टारगेट पीरियड। अब ये पे बैक पीरियड होता क्या है, इसे हमें एक एग्जाम्पल में समझेंगे। एज्यूम कर लिया आपने कंपनी ए ओपन किया, उसमें आपने
1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है फ्रेंड, और कंपनी में काम स्टार्ट हो गया। 10 महीने बाद 10 मंथ्स बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ वो क्या हुआ, रिटर्न हुआ। तो जो ये टाइम पीरियड होगा 10 महीने, यही आपको क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड से आप क्या समझे, इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड। सभी कंपनी और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्राई करते हैं कि पे बैक पीरियड कम से कम हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सके, ठीक है फ्रेंड। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर इज टू। ट्रांसफार्मर का यूज़ हम वोल्टेज चेंज के लिए करते हैं, लेकिन जब वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल और कोर वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। जब हीट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड। ऑयल का यूज़ हम कॉइल और कोर को कूल रखने के लिए करते हैं। ऑयल जो हीट होती है उसको एक्सचेंज करता है और ट्रांसफार्मर की जो कॉइल और कोर होती है उसको ठंडा करता है, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ट्रांसफर हीट फ्रॉम वाइंडिंग एंड कोर टू द कूलिंग सर्फेसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेमीकंडक्टर टू बी कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है फ्रेंड। सेमीकंडक्टर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर होते हैं, इसमें कोई डोपिंग नहीं होती है। डोपिंग का मतलब होता है कोई सब्स्टिट्यूट को ऐड करना या इम्प्योरिटी को ऐड करना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है फ्रेंड। फिर दूसरा टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूट को ऐड करते हैं जिसे हम इम्प्योरिटी भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है फ्रेंड। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला टाइप क्या है, पी टाइप। पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। तो पी टाइप में हमारा बोरॉन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है फ्रेंड। फिर पी टाइप में जो होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। फिर एक्सटेंसिक में दूसरा टाइप क्या है, एन टाइप। इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल का हमारा क्या होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जिसे हम एस भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये तीनों हमारे क्या है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है फ्रेंड। इसमें इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा होते, मीन्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा होते। तो ये सारे फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मीनिंग आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया गया था। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं तो उसे हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, डोपिंग, ठीक है फ्रेंड। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में हम सब्स्टिट्यूट जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सब ऐड करते हैं। इन सब के ऐड होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, होल्स इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन दोनों के इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैज मोर कंडक्टिविटी इन कॉन्टेक्स्ट टू प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है फ्रेंड। अब आपको ऑप्शन डी में फर्मी लेवल की बात किया गया है। अगर हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर के केस में देखें तो फर्मी लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ होता है, वो वैलेंस बॉन्ड के पास होता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ होता है,
कंडक्शन बॉन्ड के पास होता है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ आयन इम्प्लांटेशन ओवर डिफ्यूजन डोपिंग। सेमीकंडक्टर में डोपिंग या इम्प्योरिटी एडिंग के दो मेथड होते हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा आयन इम्प्लांटेशन। सबसे पहले हम डिफ्यूजन डोपिंग की बात करेंगे। इसमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सरफेस से डोपेंट एटम प्योर सेमीकंडक्टर में मूव होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उससे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। फिर अगर हम आयन इम्प्लांटेशन की बात करें तो इसमें आयन बीम की हेल्प से हम फोर्सफुली डोपेंट एटम को सिलिकॉन में या फिर कोई प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। क्योंकि इसमें आयन बीम का यूज हो रहा है तो हाई वेलोसिटी होगी। अगर हाई वेलोसिटी होगी तो सिलिकॉन क्रिस्टल में डिफेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। उस डिफेक्ट को हम, अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, गैटरिंग। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, गैटिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर के स्मॉल ब्लॉक्स बने होते हैं, जिसका वर्क होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को कंट्रोल करना। इसीलिए ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफाइंग डिवाइस कहते हैं, जो कि इनपुट सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, डीजे, जहाँ पे जो इनपुट सिग्नल करंट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और हमको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है फ्रेंड, अगर हम ट्रांजिस्टर के टाइप की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है बीजेटी, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा टाइप क्या है, फैट, जिसका नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम बीजेटी की बात करेंगे। इसमें बाइपोलर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही कंडक्शन के लिए यूज होगा, और इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं। पहला है बेस, दूसरा है एमीटर और तीसरा क्या है, कलेक्टर। फिर बीजेटी को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है। पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि आपको क्वेश्चन में ही पूछा है, और दूसरा टाइप क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 एन सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी सेमीकंडक्टर होता है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो इसमें 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें मेजॉरिटी क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर हम फैट की बात करें तो फैट यूनिपोलर डिवाइस है जिसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, वो अलग होंगे। कौन कौन से होते हैं, पहला है गेट, दूसरा है ड्रेन और तीसरा है सोर्स। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि ये 3 टर्मिनल गेट, ड्रेन और सोर्स ये किस सेमीकंडक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर क्या है, फैट मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। आपसे क्या पूछा है, इज करेक्ट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमीटर इज हैवली डोप्ड, बेस विड्थ इज स्मॉल एंड कलेक्टर एरिया इज लार्ज। तो हम एमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर का काम होता है चार्ज कैरियर को बेस में इंजेक्ट करना। ठीक है फ्रेंड, और एमीटर चार्ज प्रोवाइड करता है, इसलिए ये हैवली डोप्ड रहता है। तो मतलब ये हमारा करेक्ट है। फिर अगर हम बेस की बात करेंगे तो ये मिडिल सेक्शन होता है जो कि एक्सट्रीमली थिन होता है, और अगर हम इसमें डोपिंग की बात करेंगे तो इसमें लाइटली डोप होता है। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर कलेक्टर की बात करेंगे तो कलेक्टर का काम क्या होता है, चार्ज को अट्रैक्ट करना, इसलिए ये क्या होगा, साइज में ज़्यादा होगा, मीन्स लार्जर साइज का होगा। किससे, एमीटर से। कलेक्टर का साइज एमीटर के साइज से ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब ये नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक डेफिनिट लैटिस पैटर्न में ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, वो ओपन नेटवर्क में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, एग्जांपल क्या होगा, जैसे गैसेस हो गई हैं, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, जेल, ये किसका एग्जांपल है, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का।
इसमें प्राइमरी बॉन्ड एब्सेंट होता है, ठीक है फ्रेंड, और जो सेकेंडरी बॉन्ड होता है वो होता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी वीक रहती है। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड्स इन दी डायरेक्शन, ये हमारा रॉन्ग है, प्राइमरी बॉन्ड एब्सेंट रहता है, ठीक है फ्रेंड। बाकी तीनों ऑप्शन, नॉन फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल प्राइमरी बॉन्ड, ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, वीक सेकेंडरी बॉन्ड, ये करेक्ट है। और तीसरा क्या है, ओपन नेटवर्क ऑफ एटॉमिक पैकिंग, ये भी करेक्ट है। इसके साथ साथ इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे फैक्ट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड टू एड्रेस द ट्रू राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, ये एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि सेल्फ के एल्गोरिथम का यूज करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ पर सोर्स और डेस्टिनेशन राउटर के बीच में बेस्ट पाथ फाइंड करता है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा हम और भी प्रोटोकॉल देख लेंगे। ऑप्शन ए क्या है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। फिर बी क्या है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को मॉडिफाई करके ही बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिससे कि डाटा और इंफॉर्मेशन की रीचेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड। फिर ऑप्शन डी क्या है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है इंटीरियर, तो इसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर ही इसको यूज किया जाता है और इसका यूज क्या होता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब भी प्रोटोकॉल आप अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में फिर से कोई दोबारा पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज यूज्ड इन व्हीकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले आप IEEE के बारे में जानिए। IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहाँ है, न्यूयॉर्क USA में, ठीक है फ्रेंड। IEEE वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर रहा है, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन और ह्यूमैनिटी को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। IEEE में 160 कंट्री के लगभग 4,23,000 मेंबर हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर IEEE 802 ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के बिना सिस्टम से सिस्टम के बीच में कनेक्शन नहीं हो सकता। आई रिपीट, IEEE 802 के बिना सिस्टम से सिस्टम के बीच में कनेक्शन नहीं हो सकता। फिर IEEE 802.11 इसकी बात करेंगे। ये क्या है, वाईफाई यूज करने का ये एक स्पेशल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर IEEE 802.11p, अब पूरा हम ले लेंगे। ये क्या है, ये IEEE 802.11 का ही एक इनहेंस वर्जन है जिसका यूज व्हीकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा किस में होती है, सपोर्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है फ्रेंड, जिसे हम ITS भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रैफिक कंट्रोल करने में और ऑनलाइन टोल टैक्स में, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क मैट्रिक्स आर यूज्ड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क। अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क की बात करें तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है द मेजरमेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है फ्रेंड। अब नेटवर्क के परफॉर्मेंस मेजर करने के मेनली 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, किसी पर्टिकुलर फील्ड पे वायरलेस सिग्नल को हम बैंडविड्थ कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, थ्रूपुट। थ्रूपुट जो आपको ऑप्शन में भी दिया है, थ्रूपुट क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कितना डाटा सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट। तो उसके बाद है डिले। डिले क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डिले। तो हमारा करेक्ट आंसर आपको मिल गया, क्या है, ऑप्शन ए। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर इसके अलावा एक और बचा, जिटर। ये जिटर क्या होता है, नेटवर्क में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से डाटा सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं, जिटर। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
जिटर की वजह से नेटवर्क डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर डिफाइंड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अगर हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि 4 थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम एग्जांपल से देखेंगे। मान लीजिए हम कोई यूआरएल लिखते हैं http upsc.gov एडमिट कार्ड। ठीक है फ्रेंड, एडमिट कार्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रोटोकॉल, ये वाला होस्ट या डोमेन, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल, होस्ट, कंप्यूटर, पोर्ट एंड पाथ। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एंड हैंडल्ड बाय द कॉमन गेटवे इंटरफेस CGI टेक्नोलॉजी। अगर हम कॉमन गेटवे इंटरफेस की बात करें तो ये एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, जिसमें कि यूज़र की रिक्वेस्ट को एक्सटर्नल डाटाबेस को पास किया जाता है। फिर जो डाटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस डाटा को कॉमन गेटवे इंटरफेस फिर से रिसीव कर लेता है, इसीलिए इसको मीडिएटर की तरह हम देख सकते हैं। वर्चुअल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट क्रिएशन CGI का कोर एलिमेंट होता है। इसकी हेल्प से हम वर्चुअल HTML, प्लेन टेक्स्ट, इमेज और यहाँ तक कि ऑडियो डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग्स यूजेस वेब टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट कन्वेंशनल क्लासेस विद डिस्टेंस लर्नर्स। अगर हम ई लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग से कोई भी पर्सन कहीं से भी और किसी भी टाइम लर्न कर सकता है। जनरली बात करें तो ई लर्निंग में इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कन्वेंशनल क्लासेस की बात कर रहा है, तो कन्वेंशनल क्लासेस में वर्चुअल इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होगा, जिसमें आप वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ चैटिंग, स्क्रीन शेयरिंग और वाइट बोर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जब आप लाइव क्लासेस लेते हैं जिसमें आप ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, कोई डाउट हो वो ऑनलाइन ही आप पूछ सकते हैं। फिर अगर हम ऑप्शन ए लर्नर लेड ई लर्निंग की बात करेंगे तो इसमें फुल कंट्रोल किसके पास होता है, लर्नर के पास। वो जो कंटेंट है उसे फ्रीली देख सकता है और साथ ही साथ स्किप भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। फिर अगर हम ऑप्शन डी फैसिलिटेटेड ई लर्निंग की बात करेंगे तो ये लर्नर लेड ई लर्निंग और इंस्ट्रक्टर लेड ई लर्निंग का एक कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स इज डेवलप्ड टू असेस the value of the increasing investments made on e-governance projects in terms of service orientation, technology architecture, replicability and sustainability in various states across the country। रीचेबिलिटी और सर्विस टाइम को कम करने के लिए गवर्नमेंट सारी सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सही से ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए जितने भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उनका असेसमेंट भी सही से होना चाहिए। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के ई प्रोजेक्ट्स हैं उनका असेसमेंट कौन करता है, दी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, DEITY। ठीक है फ्रेंड, इसके अंडर किया जाता है, जो कि थर्ड पार्टी को आइडेंटिफाई करता है और जितना भी डेटा और इंफॉर्मेशन है उसे सही से कंडक्ट करता है। साथ ही साथ आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट को डेवलप करता है, जिससे कि ई गवर्नेंस सर्विसेज को मेजर करके किसी भी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी, इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को आसानी से समझा जा सके। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद दूसरा टर्म है असेसमेंट फ्रेमवर्क, इसको भी हम देख लेते हैं ये क्या होता है। और असेसमेंट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट को मॉडिफाई और कस्टमाइज करता है, जिससे कि असेसमेंट पैरामीटर जैसे कि आउटरीच, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और फ्यूचर इम्पैक्ट को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी, ई गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट कम अंडर कैटेगरी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग वेब बेस्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट और सेंट्रल रिमोट को हम राउटर भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सेंट्रल रिमोट का यूज करके डेटा और एप्लीकेशन को मेंटेन करती है, जिससे कि कोई भी कस्टमर, इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन महंगे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बिना किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल क्या होगा? जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है फ्रेंड, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका फिगर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप की बात करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग 3 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस ऑप्शन ए है, IaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज एसेट की तरह इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी सर्विस है SaaS, SaaS, जिसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बिजनेस और कंज्यूमर से रिलेटेड होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एज अ एसेट की तरह होता है। तो उसके बाद तीसरी सर्विस है PaaS, PaaS, जिसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये लाइसेंस परचेसिंग होती है, आपने इंटरनेट में बहुत देखा होगा। जैसे कोई एंटीवायरस है, कोई सॉफ्टवेयर, उसकी लाइसेंस परचेसिंग को हम PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जो कैटेगरी में नहीं है? ऑप्शन डी, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की कैटेगरी में नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की साइज ऑफ डेटा इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इन क्रिप्टोग्राफी। अगर हम डेटा इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये एक ब्लॉक कीपर होता है, मीन्स ब्लॉक कीपर का ही एक टाइप है, जो कि डेटा को ब्लॉक साइज 64 बिट में इंस्क्रिप्ट करता है। लेकिन अगर हम डेटा इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम की बात करें तो इसमें एवरी 8 की बिट क्या हो जाता है? वो इग्नोर हो जाता है। तो इफेक्टिव की साइज हमारा क्या होगा? 64 माइनस 8, ये क्या आ गया? 56 बिट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, 56 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोड्स ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड्स ऑफ कंडक्ट होता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की रूल, रेगुलेशन और गाइडलाइंस को हम कोड्स ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसमें कंपनीज के मोरल, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड और एथिकल एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है फ्रेंड। कोड्स ऑफ कंडक्ट से मोरल अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टी इंटरेक्शन भी क्या होता है? ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, जिसमें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो उसे रोका जा सके, ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेंगे कौन नॉट करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें, दीज कवर जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, ये जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होते, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन होते हैं वो होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फेमस स्टेटमेंट दी वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज गिवन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह कॉन्सेप्ट का एक कॉर्नर स्टोन था, ठीक है फ्रेंड, कॉर्नर स्टोन था, जो कि नॉन वायलेंस के साथ था। उन्होंने ये बताया कि माफ करना स्ट्रॉन्ग लोगों की पहचान है और जो माफ नहीं करता वो कमजोर होता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको करेक्टली मैच करना है। ऑप्शन ए क्या है? एक्ट यूटिलिटेरियन थ्योरी, ये किसने दिया? ये जेएस मिल ने दिया। तो ई का हमारा क्या हो गया? 4, ठीक है फ्रेंड। जेएस मिल को हम फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म भी कहते हैं। फिर बी क्या है? रूल यूटिलिटेरियन थ्योरी, ये किसने दिया? ये रिचर्ड ब्रैंडन ने दिया। तो बी का हमारा 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड। रिचर्ड ब्रैंडन ने मोरल फिलॉसफी के साथ यूटिलिटरिज्म को भी डिफाइन किया। फिर सी क्या है? ड्यूटी एथिक्स थ्योरी, ये किसने किया? ये इमैनुअल कांट। तो सी का हमारा क्या हो गया? 2।
फिर उसके बाद डी क्या है, दी राइट्स थ्योरी, ये किसने दिया, ये जॉन लॉक है, तो डी का 1। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, ई का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो हम देख लेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफर सजेस्टेड विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस एज अ 4 कार्डिनल वर्च्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्लूटो। प्लूटो ने सजेस्ट किया। विजडम क्या डिफाइन करता है कि कोई पर्सन कितना हैप्पी है। फिर करेज, करेज क्या डिफाइन करता है कि फियरनेस को आप दूर करें। फिर टेम्परेंस क्या डिफाइन करता है कि प्लीजरेबल थिंग, कि हमको ज्यादा हैबिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है उसकी हैबिट हो जाती है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है फ्रेंड। फिर चौथा क्या है, जस्टिस। जस्टिस से हमें राइट और रॉन्ग की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप थिंक अ noteworthy feature of the organizational settings within each engineer's work and deliberate in groups has been suggested by। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इरविंग जेनिस। ग्रुप थिंक में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन के बाद लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट इन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज अ यूनिटी ऑफ कैरेक्टर एंड द यूनिटी ऑफ कंसिस्टेंसी, जिसे हम अपने एटीट्यूड, इमोशन और कंडक्ट में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो कौन सा इन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन सी, इट इज सिंपली ट्रूथफुलनेस और अवॉइडेंस ऑफ लाइन। ठीक है फ्रेंड। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या होंगे, वो एप्रोप्रिएट होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल ब्लोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अफेक्ट। विसल ब्लोइंग होती क्या है, विसल ब्लोइंग एक मोरल बिहेवियर है जब कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी के बारे में पब्लिक को बताता है, तो उससे क्या कहते हैं, विसल ब्लोइंग। इसे हम फिगर से भी समझेंगे। मान लीजिए कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है और इसने ये देखा कि उसके साथ एक कलीग किसी इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है फ्रेंड। जब इस पर्सन ने इसको देखा तो इसकी इंफॉर्मेशन इसने अपने टॉप मैनेजमेंट को दी, लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने इसकी बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसने क्या किया, इसने अपने कलीग की अनएथिकल एक्टिविटी के बारे में डायरेक्ट मैनेजमेंट को बिना बताए पब्लिक से शेयर कर दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोइंग। ठीक है फ्रेंड। तो इसका अफेक्ट क्या होगा, एक तो कलीग से रिलेशन खराब होगा, दूसरा टॉप मैनेजमेंट से। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को बिना बताए हुए इसने ये सारी बातें किसको बता दी, पब्लिक को। ठीक है फ्रेंड। तो हम देख लेंगे पॉइंट 1 क्या है, ई प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इस पे अफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप्स विद मैनेजमेंट, ये करेक्ट है। तीसरा क्या है, फैमिली रिलेशन। विसल ब्लोइंग का पर्सनल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसका मतलब फैमिली रिलेशन खराब नहीं होंगे, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अफेक्ट किससे पड़ेगा, प्रोफेशनल से और मैनेजमेंट से। तो हम ऑप्शन देख लेंगे कौन सा हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे 1 and 2 ओनली। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन इज एसोसिएटेड विद। कैरोल गिलिगन एक अमेरिकन एथिसिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया। इनकी थ्योरी दी एथिक्स ऑफ केयरिंग पे बेस्ड है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, दी एथिक्स ऑफ केयर। ठीक है फ्रेंड। इनकी थ्योरी दी एथिक्स ऑफ केयर विमेन कंसर्न के बारे में मेंशन की गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनरली सोसाइटी में विमेन्स थिंकिंग को मेंस के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड की जाती है। मीन्स जो हमारा समाज या सोसाइटी है वो मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुच एंड बोट लैगिंग रिफर्स टू। अगर हम इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हुच एंड बोट लैगिंग का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट पर वर्क करना या इन्वॉल्व होना जो कि इलीगल या अनऑथराइज है। ठीक है फ्रेंड। अगर हम हुच की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इलीगल लिक्वर। अगर हम बूट लेगिंग की बात करें तो वो लिक्वर या नारकोटिक जो कि गवर्नमेंट ने बैन किया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन करना क्या कहलाता है, बोट लेगिंग।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन ए, दी प्रोहिबिशन लॉ ऑन अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू लिक्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। The Ministry of Sports and Youth Affairs has recently approved the inclusion of 4 indigenous games to be part of Khelo India Youth Games 2021. Which one of the following is not included? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए किस स्टेट को सेलेक्ट किया गया? हरियाणा। इसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। पहला खेल है ऑप्शन ए थांग ता, जिसमें तलवार और कवच की हेल्प से एक कॉम्बैट स्पोर्ट बनाया गया है, जो कि एक मार्शल आर्ट भी है। ठीक है फ्रेंड, ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में, मणिपुर। फिर उसके बाद ऑप्शन सी कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू कहाँ फेमस है? ये केरल में। इसमें भी तलवार और कवच की मदद से एक खेल बनाया गया है, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, ये कहाँ है? ये केरल में। फिर तीसरा है गटका। गटका ये पंजाब में फेमस है। ये ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है, जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए दिखाया गया है, पंजाब। और चौथा क्या है? चौथा हमारा मलखंबा, जिसे हम मलखम भी कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फेमस है। ये एक एरियल योगा होता है, एरियल योगा होता है, जो कि वर्टिकल पोल पे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे कौन इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन बी लागोरी, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन series being organized as the largest virtual gathering to create dialogue and accelerate innovation in agriculture। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020। ठीक है फ्रेंड, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IARE भी कहते हैं, उसके साथ ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है फ्रेंड, आरई को हम पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार के पूसा से, 1905 से, इसलिए इसको हम पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। इसका मेन एम क्या था? एग्रीकल्चर में इनोवेशन को प्रमोट करना। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में आपको जितनी भी स्कीम दिख रही है, ये सारी स्कीम किस पे बेस्ड है? स्किल ट्रेनिंग पे। ठीक है फ्रेंड, इन चारों स्कीम का मेन एम है स्किल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना, जिससे कि यूथ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो सबसे पहले ए उत्कृष्ट बंगला स्कीम, ये वेस्ट बंगाल का 1। फिर उसके बाद प्लेसमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहाँ की है? यह है आसाम की, बी का 4। फिर सी का है सूर्या स्कीम, ये कहाँ की है? ये हरियाणा, सी का 3। फिर डी क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहाँ की है? ये राजस्थान की। तो ए का 1 है, बी का 4 है, सी का हमारा क्या है? सी का 3 है, और डी का हमारा क्या है? डी का 2 है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ अ व्यू टू करेज एंड प्रमोट इंडियन आर्टिशियन एंड देयर हैंडीक्राफ्ट, हुनर हाट ऑफर्स एन इफेक्टिव प्लेटफॉर्म। वेयर वॉज दी 22nd हुनर हाट हेल्ड। ठीक है फ्रेंड, हुनर हाट क्या है? इंडिया के आर्टिस्ट और हैंडीक्राफ्ट वर्कर को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए हुनर हाट ऑर्गेनाइज किया जाता है। हुनर हाट में जनरली जो आर्टिशियन और क्राफ्टमैन आते हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होते हैं। ठीक है फ्रेंड, और उनके द्वारा बनाए गए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट की एक एग्जीबिशन लगती है। उसी एग्जीबिशन को हम क्या कहते हैं? हुनर हाट। अगर हम 21st हुनर हाट की बात करें तो ये कहाँ हुआ था? ये रांची में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और अगर हम 23rd हुनर हाट की बात करें, ये कहाँ हुआ था? रामपुर में। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 22 हुनर हाट शायद कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। तो इस क्वेश्चन में या तो 22 की जगह 23 होना चाहिए, तब आपका आंसर क्या होता? ऑप्शन सी रामपुर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not correct pair of author book published in year 2020? ऑप्शन ए क्या है? अरुंधति रॉय,
जिन्होंने आजादी लिखा, ये हमारा करेक्ट है। बी क्या है, जयराम रमेश, जिन्होंने क्या लिखा, शिखर ब्रिलियंस, ये भी हमारा करेक्ट है। सी क्या है, जैदी स्मिथ, जिन्होंने इंटीमेशन लिखा, ये करेक्ट है। डी क्या है, डायने कुक, डायने कुक ने वन अरेंज मर्डर बुक नहीं लिखा। वन अरेंज मर्डर बुक किसने लिखा, ये लिखा चेतन भगत जी ने। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट मैच नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन इंडिया। उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, इट एक्सपेक्ट दैट इंडिया विल अचीव 60% GER बाय 2030। ये 60% नहीं है, कितना है, 100%। 100% अचीव करने का एम रखा है। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे एक टर्म आया है GER, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। एजुकेशन सेक्टर में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को एज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट की तरह यूज करते हैं, जो कि स्कूल में डिफरेंट ग्रेड लेवल्स जैसे कि प्राइमरी, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में इनरोल्ड होने वाले स्टूडेंट्स को डिफाइन करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, GER इक्वल टू होता है, ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन में दोज हु क्वालिफाई फॉर दी पर्टिकुलर ग्रेड। ग्रेड में क्या है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। ठीक है फ्रेंड। अगर किसी कंट्री का GER 100% है तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी एज में एजुकेशन ले सकता है, मीन्स स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इंडिया ने कितना एम रखा है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 विच इंस्टीट्यूट वाज ऑन दी टॉप इन ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है फ्रेंड, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड, 2020 की रैंक के लिए 10 कैटेगरी थी। 10 कैटेगरी कौन सी थी, पहली है यूनिवर्सिटी, दूसरी है इंजीनियरिंग, तीसरी है मैनेजमेंट, चौथी है फार्मेसी, पांचवी है कॉलेज, छठवीं है मेडिकल, सातवीं है लॉ, आठवीं है आर्किटेक्चर, नौवीं है डेंटल और लास्ट में क्या है, ओवरऑल। तो फर्स्ट पोजीशन किसने ऑब्टेन किया, IIT मद्रास। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो वो IISc बैंगलोर ने ऑब्टेन किया, ये सेकंड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन में कौन था, IIT दिल्ली, थर्ड पोजीशन। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंजेन्युटी। इंजेन्युटी फर्स्ट रोबोट हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स पे फ्लाई किया। ठीक है फ्रेंड, अब हम स्टेटमेंट देख लेंगे। इट इज मैन डिकेड्स लॉन्ग क्वेस्ट टू फ्लाई अ हेलीकॉप्टर ऑन मार्स, ये करेक्ट है। सेकंड क्या है, इट इज 0.6 मीटर्स टेल एंड वेट लेस देन 1.8 kg, ये भी करेक्ट है। इंजेन्युटी की जो लंबाई है वो कितनी है, 0.6 मीटर और वेट कितना है, 1.8 kg। ठीक है फ्रेंड, और ये सोलर पावर्ड है जिसकी पावर कितनी है, 350 वॉट। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा स्टेटमेंट हम देख लेंगे, इट एम्स टू लुक फॉर हैबिटेबिलिटी, ये हमारा रॉन्ग है। ये हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का एम क्या है, इसका एम है सैंपल्स को कलेक्ट करना जहां पे रोवर नहीं पहुंच पाए। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब 1 करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, लेकिन थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नासा एस्ट्रोनॉट हु आफ्टर सेटिंग द रिकॉर्ड ऑफ 328 डे स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS रिटर्न थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंडेड ऑन द कजाकिस्तानी डेजर्ट ऑन 6 फरवरी 2020। ठीक है फ्रेंड, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा क्रिस्टीना हैमॉक कोच, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लाइट इंजीनियर है। इन्होंने 328 दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 13th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल CMS COP30 in 2020 was held in
तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडिया में। इंडिया में कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडिया। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to the schemes initiated by the government of India in 2020। पहली स्कीम क्या है? निष्ठा। निष्ठा इज अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये हमारा करेक्ट है। दूसरी स्कीम क्या है? स्वनिधि। स्वनिधि इज अ स्कीम टू फैसिलिटेट आर्टिशियंस टू एक्सेस अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन, ये हमारा रॉन्ग है। पीएम स्वनिधि योजना क्या थी? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम थी जो कि कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, ठीक है फ्रेंड, उनके लिए माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। तो सेकंड हमारा रॉन्ग है। थर्ड क्या है? सत्यभामा। सत्यभामा इज अ स्कीम टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा करेक्ट है। फोर क्या है? मनोदर्पण। मनोदर्पण इज अ स्कीम टू प्रमोट टूरिज्म इन रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है फ्रेंड। मनोदर्पण स्कीम क्या है? इसमें स्टूडेंट्स, फैमिली मेंबर्स और टीचर्स को कोविड-19 के टाइम साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा क्या क्या सही है? 1 सही है और 3 सही है। तो हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइकॉनिक फिगर सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2020 फॉर रिसीविंग 1 मिलियन फॉलोअर्स फॉर डेप्थ इन इंस्टाग्राम इन जस्ट 4 hours and 44 minutes। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी, डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग 94 ईयर्स के इंग्लिश ब्रॉडकास्टर और नेचुरल हिस्टोरियन है, जिनका फर्स्ट पोस्ट इंस्टाग्राम में आया था। उस पोस्ट का क्या नाम था? वार्निंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। इस पोस्ट ने सिर्फ 4 घंटे 44 मिनट में 1 मिलियन फॉलोवर मीन्स 10 लाख फॉलोवर गेन कर लिया था। ठीक है फ्रेंड। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में डेविड एटनबर्ग ने इंस्टाग्राम छोड़ दिया। उसका रीजन ये है कि जब उन्होंने पोस्ट किया तो उसके बाद उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, इस वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम को छोड़ दिया। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फ्रेंड्स, आने वाले नेक्स्ट वीडियो मीन्स पार्ट 2 में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 का फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटल टनल? अटल टनल हॉर्स शू शेप सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है, जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 9.02 किलोमीटर और विड्थ कितनी है? मीन चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 8 मीटर। ठीक है फ्रेंड। ये कहाँ बनी है? ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में और पीर पंजाल हिमालय रेंज पे। कितनी ऊंचाई पे बनी है? 3000 मीटर ऊंचाई पे बनी। ठीक है फ्रेंड। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए क्या है? इट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल इन दी वर्ल्ड, ये करेक्ट है। बी क्या है? इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 3 अक्टूबर 2020 इन रोहतांग, ये भी करेक्ट है। सी क्या है? इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, ये भी करेक्ट है। डी क्या है? इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 5000 कार्स एंड 2500 ट्रक्स पर डे विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 5000 कार नहीं है, कार कितना है? 3000 और ट्रक कितना है? 1500। ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हुआ, करेक्ट नहीं है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।